सबसे पहले मैं आपको बुक दिखाना चाहूँगा कि ये आपकी बुक है, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल द रेस स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज मैं फ्रेंड्स बीए पार्ट फर्स्ट का हिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर है आपका, उसका मैं सिलेबस लेकर आया हूँ 2022 का। यानी जो आपको जो 2023 में जो एग्ज़ाम लगने वाली है उसका सिलेबस है ये, ठीक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने ये जारी किया है। इस सिलेबस के आधार पर आपको स्टडी करनी है, पूरी बुक पढ़नी नहीं है, ठीक है। पूरी बुक तो ये मानो कि बहुत सारे टॉपिक है, मैं उस बुक को भी दिखाने वाला हूँ और ये जो सिलेबस है वो मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट पेपर आपका कौन सा है? भारत का इतिहास, ठीक है। और जो दूसरा पेपर है वो राजस्थान का इतिहास हो जाएगा, ठीक है। तो भारत का इतिहास फर्स्ट पेपर है, आरंभ से लेकर 12वीं जो ईस्वी है उस तक का इतिहास है ये, ठीक है। अब तक का पूरा इतिहास नहीं है, आपको प्राचीन काल का इतिहास ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि प्राचीन काल का इतिहास 12वीं जो ईसा है ईस्वी है उस तक सीमित हो जाता है। उसके बाद में 1206 से लेकर मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाता है, वो सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा। और जो आधुनिक इतिहास है वो आपका फिर फाइनल ईयर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बुक दिखाना चाहूँगा कि ये आपकी बुक है, ठीक है। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, इसको वापस से करता हूँ। हाँ, ये आपकी बुक है फ्रेंड्स। शर्मा व्यास लेखक हैं इनके, और ये बहुत ही अच्छी बुक है। तो इसमें मैं आज दिखाना चाहूँगा कि अंदर आप जब सिलेबस देखते हो तो सिलेबस तो बहुत बड़ा चौड़ा है इसमें। देखो, थोड़ा पास लेकर आता हूँ मैं इसको, ये लो, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। तो ये तो ऐसे तो बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी ने क्या किया हर बार की तरह कि इसमें से पॉइंट छाटे हैं कि इन पॉइंटों से हम क्वेश्चन देने वाले हैं, ये पॉइंट पढ़ लो। तो देखो ये सारे बहुत बड़ा सिलेबस है, यहाँ से दिखाना चाहूँगा मैं आपको, ये पूरा का पूरा सिलेबस है। तो ये आपकी बुक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक आप देख सकते हो आसानी से, ये देखो, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, एक बार नज़र मार लेते हैं, फिर जो आपका सिलेबस जारी किया गया है उस पर नज़र मारेंगे फिर, ठीक है। कितना बड़ा सिलेबस है, 17 18 बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं आपके, यानी 23 पार्ट दे रखे हैं, देखो, ठीक है। तो ये सारा का सारा है, ये आपकी बुक है। तो अब इसमें से पॉइंट छाट कर उन्होंने दे दिए कि इन पॉइंटों में से हम क्वेश्चन देने वाले हैं। तो खंड कितने बनाए उसने? 3 खंड बनाए हैं, खंड क, खंड ख और खंड ग, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स बना दिए। अब ये जो ख खंड है ना, उसमें 2 बड़े क्वेश्चन बनाए जाएंगे, और आपके सामने जो दिख रहा है ना, इसमें से ही बड़े क्वेश्चन बनाए जाएंगे 2, जो खंड ख है, ठीक है। तो खंड क है ना, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं? पहला टॉपिक है भारत के इतिहास के मुख्य स्रोत, यानी आपको जो ये बुक पढ़ाई जा रही है उसमें इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। यानी अपन को ये सारी की सारी बुक है, उसका इतिहास कौन कौन से ग्रंथों से मिलता है, क्योंकि ये इतिहास हमें ऐसे थोड़ी मिल गया, बहुत सारे ग्रंथ हैं उनसे मिला है, ठीक है। बहुत सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है ये इतिहास, तो उन ग्रंथों को अपन को पढ़ना पड़ेगा और उनके लेखक कौन कौन से हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है हर बार, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे कि भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का संक्षिप्त सर्वेक्षण। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहले नंबर का, ठीक है। दूसरा मैंने बता दिया है कि अब ये जो प्रागैतिहासिक जो संस्कृति थी उसका अपन को सर्वेक्षण करना है। इस काल में मानव है ना, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, वनों में रहता था, तो किस प्रकार रहता था, क्या कार्य करता था,
खान पान कैसा था, तो वो पढ़ना पड़ेगा। तीसरा इसमें टॉपिक दिया है सिंधु सरस्वती सभ्यता उद्गम। इसका उद्गम कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, प्रमुख विशेषता क्या है, पतन किस प्रकार हुआ और निरंतरता, ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो ये तीसरा नंबर का जो है ना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हर बार। तो ये चीज़ें अपन को पढ़नी पड़ेंगी, तभी अपन सफल हो पाएंगे, ठीक है। चौथा है वैदिक युग, वैदिक साहित्य। अभी जो सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हुआ ना, उसके बाद ही ये वैदिक सभ्यता का उदय हुआ था, आपको पढ़ने को मिलता होगा। तो वैदिक साहित्य पढ़ना पड़ेगा। वैदिक साहित्य में अपन वेद जो भी हैं, उपनिषद हैं, ये सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे अपन को। राज शासन, यानी वैदिक काल में राज शासन कैसा था, राजा की स्थिति कैसी थी, वो पढ़ना पड़ेगा। समाज कैसा था, वर्ण व्यवस्था थी या नहीं थी, वर्ण व्यवस्था 4 वर्णों में बांटा गया समाज को, क्या सोच थी, अर्थव्यवस्था क्या थी, यानी कमाई का साधन क्या था इस काल में, धर्म क्या था, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा, भारत की लोहा युगीन संस्कृतियों का संक्षिप्त सर्वेक्षण। अब ये लोहा युगीन जो संस्कृति है उसका अपन को जायजा लेना पड़ेगा। छठा है जनपदों एवं महाजनपदों का उदय, राजतंत्र व गणतंत्र। 16 महाजनपद अपन को इसमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, जिसमें कुछ राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, उसमें कुछ गणतंत्र थे, ठीक है। 7वां नंद वंश तथा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, ठीक है। अब आप देखते होंगे फ्रेंड्स कि ये जो नंद वंश है ना, जैसे आप देखते होंगे कि ये जो मगध साम्राज्य था उसका पहला वंश कौन सा था, और नंद वंश तक अपन को पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में 8वां है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो 3 बड़े, ये जो पूरे के पूरे मैंने बताए ना, उसमें से केवल 2 क्वेश्चन बनेंगे बड़े बड़े, यानी 20-20 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे अथवा में, जिसमें से अपन को 2 क्वेश्चनों में से 1 क्वेश्चन करना पड़ेगा। वैसे छोटे क्वेश्चन भी आएंगे, मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि आपको 10 क्वेश्चन छोटे दिए जाएंगे 2-2 नंबर के, और 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे 5-5 नंबर के, तो 40 नंबर के तो हो जाएंगे। और ये 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे बड़े, 2 इसमें से 2 उसमें से 2 उसमें से, तो उसमें से अपन को 6 क्वेश्चनों में से 3 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। तो ये जो ख है ना, उसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे जिसमें से अपन को 1 करना होगा। तो ये 3, एक तो एक ये सिंधु सरस्वती सभ्यता, और ये 8वां, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन बनता ही रहता है। तो खंडक है, इसमें कौन से क्वेश्चन बनेंगे 2, ठीक है। तो पहला मौर्य साम्राज्य, इसके मुख्य स्रोत, यानी मौर्य साम्राज्य को जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। जैसे आप देखते होंगे कि मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी, उस इंडिका से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अब कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उससे भी अपन को जानकारी मिलती है, तो इनको पढ़ना पड़ेगा अपन को। यानी मौर्य साम्राज्य जो है ना, वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। अलग अलग टॉपिकों में डिवाइड कर, जो अलग अलग बांट दिया, लेकिन सारे के सारे मौर्य साम्राज्य के पहलू, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य किस साम्राज्य का था, मौर्य साम्राज्य का। अशोक को पढ़ना पड़ेगा अपन को, अशोक का दम्भ पढ़ना पड़ेगा, इसकी प्रकृति पढ़नी पड़ेगी, और जो दम्भ था उसका प्रचार प्रसार करने के लिए क्या किया अशोक ने, वो सारा पढ़ने पड़ेगा। इसके बाद में मौर्यकालीन जो राज्य था, प्रशासन था, किस प्रकार चलाया जाता था मौर्य साम्राज्य को, समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, कला कैसी थी, एवं स्थापत्य कला कैसी थी, वो सारा पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे मौर्यों का पतन कैसे हुआ। फिर इसके बाद में मौर्य उत्तरकाल, यानी मौर्य साम्राज्य का जब पतन हो गया उसके बाद में कौन कौन से वंश आए, जिसमें आप देखो शुंग वंश, सातवाहन वंश, शक, कुषाण, इनकी सिर्फ उपलब्धियां पढ़नी है अपन को, ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है। इसके बाद में आप देखो ये है, इसमें अभी खंड ख खत्म नहीं हुआ है। मौर्य उत्तर काल में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन,
यानी मौर्य साम्राज्य का जब पतन हो गया था ना, उसके बाद में कौन सी सामाजिक व्यवस्था थी, धार्मिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया, धर्म कौन सा आया, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, ये सारा पढ़ना पड़ेगा। कला का विकास, साहित्य, ये सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे अपन को। संगम युग जो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद में आया था, दक्षिण भारत में प्रचलित रहा था। साहित्य, समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, सारा का सारा अपन को पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो खंड ख है, इसमें भी 2 क्वेश्चन बनेंगे बड़े। ये जो खंड ख है ना, इसमें से 2 क्वेश्चन बड़े बनेंगे। अब 2 बड़े क्वेश्चनों में से अपन को एक करना होगा, अथवा में आएगा, ठीक है। इसके बाद में आप खंड ग देख लो, इसमें गुप्त साम्राज्य को पढ़ना पड़ेगा आपको। गुप्त साम्राज्य में बड़ा क्वेश्चन बनने की चांस है। जैसे आप देखो गुप्त काल, जिसमें आप समुद्रगुप्त, यानी गुप्त काल में आपको सभी राजाओं का जो व्यवस्था है, सभी राजाओं की जो थ्योरी है ना, वो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें 3 जो साम्राज्य है ना, 3 जो शासक हैं, उनके बारे में अपन को पढ़ना पड़ेगा। जैसे इसमें है ना, चंद्रगुप्त प्रथम को छोड़ दिया, समुद्रगुप्त को पढ़ना पड़ेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ना पड़ेगा, स्कंदगुप्त को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इन तीनों को पढ़ना पड़ेगा अपन को, और बाकी शासकों को, गुप्त काल के जो अन्य शासक है उनको नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। गुप्तों की जो प्रशासनिक संस्थाएं थी वो पढ़नी पड़ेगी। गुप्तों की आर्थिक व सामाजिक जीवन कैसा था, अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी, समाज कैसा था उस समय का, उस समय की धार्मिक विचार एवं संस्थाएं कैसी थी, वो सारा पढ़ने पड़ेगा। अब गुप्तोत्तर काल, यानी गुप्त साम्राज्य का जब पतन हो गया था ना, उसके बाद के काल है ये। इसमें वर्धन वंश आया था, जिसमें हर्षवर्धन आप पढ़ते होंगे, चालुक्य, पल्लवों की उपलब्धि, ये पढ़ना पड़ेगा। इसमें से ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है, त्रिराज्य संघर्ष आता ही रहता है, ठीक है। इसके बाद में 750 से 1200 ईस्वी तक, जब ये सारा जो वर्धन वंश था ना, उसका अंत हो गया था ना, उसके बाद में आया था ये। इसमें राजपूत काल प्रचलित रहा, उसकी राजपूत काल की सामाजिक आर्थिक जो स्थिति थी उसमें परिवर्तन कैसा आया, उनका सांस्कृतिक जीवन पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा अपन को पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस YouTube चैनल पर इस प्रकार की वीडियो मैं लाता रहता हूँ, और सिलेबस भी मैं कंप्लीट कराने का प्रयास करूँगा। पॉलिटिकल साइंस अपन पढ़ रहे थे, यानी 2nd पेपर पढ़ रहे थे अपन, तो उसमें शुक्र तक, यानी मनु, कौटिल्य और शुक्र मैंने करा दिया लगभग। अब अपन थोड़ा बहुत हिस्ट्री का भी ले लेंगे, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद में अब जैसे बोर हो जाते हैं ना अपन, फर्स्ट जैसे पॉलिटिकल सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, तो हिस्ट्री पढ़ लेंगे, हिस्ट्री का कुछ कंप्लीट करेंगे तो ज्योग्राफी पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार कोर्स पूरा करा देंगे, लेकिन लगातार नहीं कराएंगे क्योंकि बोर हो जाते हैं फिर, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।